हेलो बच्चों। दोस्तों, ग्रीन अंगूर केले का रंग पीला, ग्रीन अंगूर केले का रंग पीला, कह दो सारी दुनिया से ये है हमारी रसायन लीला, ये है हमारी रसायन लीला। दोस्तों, एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो चुकी है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हाइड्रोजन के इस लेक्चर नंबर 2 में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन पार्ट को अंडरस्टैंड किया और हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को अंडरस्टैंड किया। आज हमें इन आइसोटोप्स से रिलेटेड आइसोटोपिक इफेक्ट को जानना है। क्या इफेक्ट बाकी एलिमेंट्स के केस में भी एप्लीकेबल होगा, यानी नाइट्रोजन कार्बन के आइसोटोप्स के केस में क्या आइसोटोपिक इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, इसकी भी बात की जाएगी। उससे पहले हम जानेंगे आखिरकार ये आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है। The effect which can change the physical and chemical properties of isotopes is called isotopic effect। देखिए, एक ऐसा इफेक्ट जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की चेंज करता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोपिक इफेक्ट। हाइड्रोजन के केस में एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, हाइड्रोजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हम जानते हैं। देखिए, हाइड्रोजन की आइसोटोपिक फॉर्म्स इस प्रकार से हैं: H11 प्रोटियम, H21 सेकेंड फॉर्म इज H21 ड्यूटेरियम, H21 और D21 दिस इज ड्यूटेरियम। थर्ड देखिए, H31 और T31 दिस इज ट्रिटियम। ये क्या? ट्रिटियम है। आई होप आप इन तीनों ही आइसोटोप से रिलेटेड काफी कुछ जानते होंगे। जितना मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया उतना सब कुछ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखिए, यहां से यहां बात की जाए, प्रोटियम से ड्यूटेरियम बात की जाए। देखिए, मास डबल हुआ, 2 टाइम्स हुआ, ये हुआ 2 टाइम्स। यहां से यहां देखिए, प्रोटियम से ट्रिटियम बात की जाए, मास देखिए 3 टाइम्स हुआ। जी हां, मास हुआ 3 टाइम्स। इस वजह से लार्ज डिफरेंस इन मास की वजह से हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। किस प्रकार से डिफर करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल की भी बात की जाएगी। उससे पहले देखिए, आइसोटोपिक इफेक्ट इज फाउंड ओनली इन हाइड्रोजन आइसोटोप्स। जी हां, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में ही पाया जाएगा आइसोटोपिक इफेक्ट, बिकॉज देयर इज लार्ज डिफरेंस इन मास में काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखिए, इसका 1 है तो इसका 2 है, ड्यूटेरियम का 2 है, जस्ट डबल है, ट्रिटियम का 3 है। देखिए, प्रोटियम के मास के रिस्पेक्ट में इसका मास 3 टाइम्स है। इस प्रकार से काफी ज्यादा डिफरेंस होगा मास में। तो आइसोटोपिक इफेक्ट यानी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के केस में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन के केस में क्या मिल पाएगा वेरिएशन? देखिए, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 आइसोटोप्स हैं। मास में क्या ज्यादा वेरिएशन है? देखिए, 14 है, ये 15 है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं है, काफी कम वेरिएशन है। यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम मिलती हैं। आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। यहां देखिए, कार्बन की बात की जाए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ध्यान से देखिए, क्या यहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा। मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार से 2 टाइम्स 3 टाइम्स मास नहीं मिलता है। तो देखिए, आइसोटोपिक इफेक्ट केवल और केवल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के केस में पाया जाएगा। क्लियर है बात? इस पॉइंट को नोट कीजिए। अगर आपने इस पॉइंट को नोट किया है तो इसके बाद देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल सिंपल होंगे। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जानते हैं तो यही क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। देखिए, आइसोटोपिक इफेक्ट इज फाउंड इन, देखते ही आप टिक कर पाएंगे। ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन। देखिए, नाइट्रोजन के केस में नहीं होगा, कार्बन के केस में नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। देखिए,
ये होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्ट एंड वाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी जगह देखने को मिलता है आइसोटोपिक इफेक्ट। देखिए यहां पर बात की जाए कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और क्यों होगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर भी आइसोटोपिक इफेक्ट की बात की जाएगी वहां पर देखिए मेजॉरिटी केसेस में ये डिस्कस करना होगा। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस केस में ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी किस केस में होगी ज्यादा। ध्यान से देखिए हाइड्रोजन का मास कम है, वाइब्रेशन ज्यादा होंगी। ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन के मास से डबल है, वाइब्रेशन कम होंगी। तो देखिए यहां वाइब्रेशन ज्यादा होंगी, वाइब्रेशन यहां होंगी ज्यादा। ध्यान से देखिए यहां वाइब्रेशन कम होंगी। तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को कंपेयर किया जाए तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। जी हाँ, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जी हाँ, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हमें इन रिएक्शंस पर कमेंट करना है। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई होप आप इनको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो भी कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसके बाद वन बाय वन कमेंट करना होगा रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 पर। देखिए किस प्रकार से हमें करना होगा कमेंट। हमारे पास CH4CD4 है। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन 1 की बारी है। रिएक्शन 1 पर हमें करना होगा सबसे पहले कमेंट। देखिए CH4 के साथ Cl2 को रिएक्ट किया, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा। ध्यान से देखिए इस प्रकार से आप जानते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है। ध्यान से देखिए होमोलिटिक क्लीवेज होगी, रेडिकल बनेगा। देखिए होमोलिटिक क्लीवेज होगी, रेडिकल बनेगा इस प्रकार से। क्यों बनेगा रेडिकल? क्लोरीन क्लोरीन के पास देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर 3 and 3 है। ये देखिए 3 यहां है, 3 यहां है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी। तो देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर आसानी के साथ बॉन्ड क्लीवेज होगी, होमोलिटिक फिजन होगा। जिसका इलेक्ट्रॉन यहां था बॉन्ड में, उसका इलेक्ट्रॉन उसी के पास ही रहेगा। जी इस प्रकार से 2 Cl रेडिकल मिल पाएंगे। तो देखिए Cl रेडिकल का यहां अटैक होगा, एक Cl इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक Cl इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से आपको CH3Cl एंड HCl मिलेगा। यानी क्लीवेज होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। कौन से बॉन्ड की? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है, ये वीकर है। किसके कंपैरिजन में वीकर है? ये वीकर है किसके कंपैरिजन में? कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब बात होगी रिएक्शन 2 की। ध्यान से देखिए अब बात होगी रिएक्शन 2 की। रिएक्शन 2 किस प्रकार से? देखिए यहां पर हमारे पास CD4 है। क्या है? CD4 है। CD4 को रिएक्ट करना है किसके साथ? CD4 को हमें रिएक्ट करना है Cl2 के साथ। अगेन सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? होमोलिटिक फिजन होगा। जी हाँ, इस प्रकार से देखिए होमोलिटिक फिजन होगा, Cl रेडिकल बनेगा। क्यों बनेगा? लोन पेयर रिपल्शन है, बॉन्ड वीक है। जी हाँ, इस प्रकार से हाई टेम्परेचर और सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल बनेगा। देखिए Cl रेडिकल इस पर अटैक करता है और एक Cl रेडिकल देखिए इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। तो यहां पर इसकी भी होगी होमोलिटिक क्लीवेज, इसकी होगी होमोलिटिक क्लीवेज। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो आपको गिवन है यही बन पाएगा। CD3Cl
CD3Cl प्लस DCl, ये बन पाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां देखिए कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक हुआ। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कंपैरिजन में वीकर है, और ये देखिए कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इसके कंपैरिजन में क्या है, इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? देखिए कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? वीकर बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। देखिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है? ये लेसर है। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी? इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो रेट R1 R2 से ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ, रेट R1 इज मोर देन R2, ये होगा आंसर। यहां देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज ग्रेटर। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। जी हाँ, तो देखिए रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी कम होगी। R2 इज लेसर देन R1, ये आंसर होगा, और R1 इज ग्रेटर देन R2, ये आंसर होगा। देखिए आइसोटोपिक इफेक्ट को जानने के बाद अब हमें बात करनी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को हमें क्लासिफाई करना होगा। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर क्लासिफाई करने वाले हैं। 3 टाइप का हाइड्रोजन होगा बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए प्रोटॉन H+, हाइड्राइड H-, एटॉमिक हाइड्रोजन H। इस प्रकार से देखिए प्रोटॉन की फॉर्मेशन कब होगी? देखिए तब होगी जब हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इस प्रकार से प्रोटॉन की फॉर्मेशन होगी। ध्यान से देखिए हाइड्राइड की फॉर्मेशन कब होगी? देखिए अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो H- बनेगा। ये क्या है? ये हाइड्राइड है। इसके बाद देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कब होगी? तब होगी जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए 2H बनेगा, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। आई होप ये आपने किया होगा अंडरस्टैंड। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज। यहां चार्ज देखिए +1 है, यहां देखिए -1 है, यहां देखिए चार्ज 0 है। आई होप ये पॉइंट आपने किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, इस प्रकार से हमने 3 टाइप्स के हाइड्रोजन को किया है अंडरस्टैंड। इसके बाद क्लासिफिकेशन 2 की बात करनी होगी। देखिए इसके बाद बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी हाइड्रोजन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। देखिए बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी हाइड्रोजन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पॉइंट नंबर 1 क्या है? फर्स्ट टाइप का हाइड्रोजन देखिए सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन है। इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ डायटोमिक हाइड्रोजन H2। जी हाँ, H2 के डिकम्पोजिशन से हमें मिल पाएगा सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट रिक्वायर्स high temperature and low pressure condition। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर कंडीशन रिक्वायर्ड इसके लिए। इससे क्या होगा? देखिए इससे ये होगा H2 डिकम्पोज होगा, 2H की फॉर्मेशन होगी, यानी फॉर्मेशन होगी एटॉमिक हाइड्रोजन की। एटॉमिक हाइड्रोजन की होगी फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी हमने एटॉमिक H को अंडरस्टैंड किया। इसके बाद बारी है नेसेंट H को अंडरस्टैंड करने की। देखिए किस हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं? ऐसा हाइड्रोजन जो रिएक्शन के दौरान मिलता है एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ। जी हां, H एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट H। ये इमीडिएटली दूसरे नेसेंट H के साथ कंबाइन होगा और क्या फॉर्म करता है?
इमीडिएटली ये दूसरे नेसेंट H के साथ कंबाइन होगा और ये फॉर्म करता है H2। यानी H2 गैस की इवोल्यूशन से पहले जो H होगा ये H नेसेंट H होगा। देखिए किस प्रकार से बनेगा, रिएक्टिव होगा, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, इसमें सोडियम मेटल को ऐड किया जाए, क्या होगा, इसमें ऐड किया जाए सोडियम को, स्मॉल स्मॉल पीसेस में सोडियम को ऐड किया जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। कौन सी गैस इवोल्व होगी, देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। क्यों इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होने से पहले क्या बना होगा, नेसेंट H बना होगा। देखिए ध्यान से C2H5OH हमारे पास है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल हमारे पास है, और ये देखिए इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। क्यों होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन खींच रहा होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। तो देखिए सोडियम मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आप जानते ही हैं। इस प्रकार से सोडियम से मिल पाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां अटैक करता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है। तो देखिए इसके अटैक के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे। क्या फॉर्म होगा, देखिए C2H5O-, C2H5O- और बन पाएगा नेसेंट H। ध्यान से देखिए सोडियम प्लस C2H5O-, यहां से आप ये बनाएंगे C2H5ONA। ऐसे नेसेंट H काफी होंगे। इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स काफी सारे हैं, नेसेंट H भी काफी बने होंगे, सोडियम एटम्स भी काफी सारे हैं। तो देखिए होगा क्या, एक नेसेंट H दूसरे नेसेंट H के साथ इस प्रकार से कंबाइन होगा, और कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। और देखिए रिएक्शंस के दौरान किस प्रकार से नेसेंट H बन पाएगा, ध्यान से देखिए रिएक्शंस के दौरान किस प्रकार से बन पाएगा नेसेंट H। जिंक प्लस H2SO4 फेमस रिएक्शन है, जिंक प्लस H2SO4। इस फेमस रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा। क्या होगा, देखिए जिंक से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, एक H ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दूसरे H ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो 2 H ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। देखिए क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस 2 नेसेंट H, और इसके बाद एक H दूसरे H के साथ कंबाइन होगा, और कौन सी गैस इवोल्व होगी, ध्यान से देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। आई होप ये कहानी आपने की होगी अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसके बाद देखिए रिएक्टिविटी पर बेस्ड आपके सामने एक और टाइप है एडजॉर्ब्ड H। देखिए इस प्रकार से निकल कैटलिस्ट है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फेमस रिएक्शन में इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से निकल कैटलिस्ट है। तो देखिए जो आउटर लेयर है कैटलिस्ट की, इसको ध्यान से देखिए, यहां एडजॉर्ब हो सकती है H2 गैस। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जो निकल एटम्स सरफेस पर प्रेजेंट है, इसकी वैलेंसीज देखिए अनबैलेंस्ड है। ये देखिए ये लेयर नीचे प्रेजेंट निकल एटम्स के साथ इंटरेक्शन में होगी, और यहां प्रेजेंट देखिए निकल एटम्स इनके साथ भी इंटरेक्शन में होंगे और इनके साथ भी इंटरेक्शन में होंगे, यानी ये लेयर बैलेंस्ड होगी। और यहां पर ये देखिए अनऑक्यूपाइड वैलेंसीज हैं, अनबैलेंस्ड होंगे। ये देखिए अनऑक्यूपाइड वैलेंसीज हैं और अनबैलेंस्ड है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में H2 गैस जब इस सरफेस के क्लोज होगी, ऐसे केस में H2 गैस जब इस सरफेस के क्लोज होगी, तो देखिए इस प्रकार से इंटरेक्शन बना पाएगी। ये देखिए ये अनऑक्यूपाइड वैलेंसीज इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं किसके साथ, H2 गैस के साथ, और इसी वजह से ये H2 रिएक्टिव हो जाएगा
और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट हो जाएगा। ये कहानी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की होगी, अंडरस्टैंड, याद है आपको। इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ आसानी के साथ रिएक्ट होगा निकल कैटलिस्ट को यूज करते हुए। तो देखिए इस प्रकार से आपको मिलता है एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन एट आउटर सरफेस ऑफ मेटल। देखिए ये मेटल का सरफेस आउटर सरफेस है, ध्यान से देखिए। तो आपको यहां मिल पाएंगे कौन, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन। देखिए इस प्रकार से मिल पाएंगे, अनऑक्यूपाइड अनबैलेंस्ड वैलेंसीज हैं। यहां देखिए एडसॉर्ब्ड होंगे कौन, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, जी हां एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन यहां होंगे। इस प्रकार से अनबैलेंस्ड और अनऑक्यूपाइड वैलेंसीज के साथ इंटरेक्शन में होंगे और कौन प्रेजेंट होंगे, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ये देखिए मेटल है, ये मेटल है और ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है। आई होप इस पॉइंट को आपने किया होगा नोट। और देखिए थर्ड टाइप भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आपने एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन को जान लिया है तो इसके बाद बारी है रिएक्टिविटी पर बेस्ड तीनों ही टाइप के हाइड्रोजन की रिएक्टिविटीज को कंपेयर करने की। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सिंपल एटॉमिक एच की होगी, सिंपल एटॉमिक एच की होगी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। इसके बाद देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में इसके बाद कौन होगा, सिंपल एटॉमिक एच के बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर में होगा नेसेंट एच। कौन होगा, नेसेंट एच। और लास्ट में कौन होगा, लास्ट में होगा एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। क्लियर है बात। इस प्रकार से देखिए एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होगी सबसे कम, ये होगा सबसे लास्ट में। देखिए सिंपल एटॉमिक एच की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों होगी, ध्यान से देखिए, इसलिए ज्यादा होगी ये इस प्रकार से डिसोसिएशन ऑफ H2 के बाद मिल पाएगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, बिल्कुल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। तो देखिए इस प्रकार से इसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी होगी सबसे ज्यादा। यहां देखिए नेसेंट एच कब मिल पाएगा, नेसेंट एच तब मिल पाएगा जब पानी में, अल्कोहल में, एसिड में किसको ऐड करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ऐड करते हैं। देखिए इस प्रकार से वाटर में सोडियम को ऐड करते हैं, क्या होगा, बड़ा पीस ऐड नहीं करना, धमाका हो जाएगा। छोटा सोडियम पीस ऐड करना है, क्या होगा, मेटल पीस ऐड करने पर क्या होगा, देखिए यहां डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे क्या है, ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ज्यादा एक्सटेंड में खींच रहा होगा। ये देखिए पार्शली इसकी तरफ शिफ्टेड होंगी, इस प्रकार से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज होगा। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यहां से मिलता है इलेक्ट्रॉन, देखिए डेल्टा प्लस यहां भी होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी कीजिए। देखिए मैंने यहां किया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। देखिए क्या होगा, Na प्लस OH माइनस बनेगा, यानी NaOH बनेगा। और देखिए यहां से नेसेंट एच मिलता है, क्या मिलता है, नेसेंट एच मिलता है। इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा सिंपल एटॉमिक एच के पास है। यहां तो एनर्जी देखिए एब्जॉर्ब हुई है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, रिएक्टिविटी ऑफ simple atomic H is highest। इसके बाद देखिए एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन सबसे कम रिएक्टिव होगा। आई होप ये पॉइंट आपने नोट किया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद बारी है क्लासिफिकेशन नंबर 3 की। यहां पर हमें मोलिकुलर फॉर्म को करना होगा क्लासिफाई, 2 कैटेगरीज में करना होगा, ऑर्थोफॉर्म, पैराफॉर्म। देखिए आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है कि नहीं होती है, आपने स्पिन क्वांटम नंबर में अंडरस्टैंड किया, स्पिन होती है। वैसे ही प्रोटॉन की भी स्पिन होती है,
ये आप आज जानेंगे। देखिए न्यूक्लियर आइसोमर्स की हमें बात करनी है, किस प्रकार से प्रोटॉन्स की स्पिन होंगी। देखिए अगर प्रोटॉन की स्पिन इस प्रकार से होंगी, सेम होंगी, तो इस केस में ऐसे आइसोमर को क्या बोला जाएगा, ऑर्थो। क्या बोला जाएगा, ऑर्थो। अगर अपोजिट हुई तो ऐसे आइसोमर को पैरा बोला जाएगा। देखिए द मोलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से सेम स्पिन हुई तो ये क्या है, ये ऑर्थो है। व्हाट अबाउट पैरा, पैरा के केस में देखिए अपोजिट स्पिन हुई प्रोटॉन की, तो इस केस में इस मोलिकुलर फॉर्म को पैरा बोला जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने है, मोलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की अपोजिट स्पिन हुई, ऐसे केस में इस मोलिकुलर फॉर्म को पैरा बोला जाएगा, पैरा हाइड्रोजन बोला जाएगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। सेम स्पिन हुई ऑर्थो, अपोजिट स्पिन हुई पैरा। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी की। आपको क्या लगता है कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। देखिए इनकी स्टेबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एट लो टेम्परेचर पैरा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो फॉर्म, while at high temperature ortho form is more stable than para form। ध्यान से देखिए किस प्रकार से टेम्परेचर डिपेंडेंट इनकी स्टेबिलिटी है। देखिए ऑर्थो फॉर्म की बात की जाए, पैरा फॉर्म की बात की जाए, ध्यान से देखिए टेम्परेचर कंडीशन की बात की जाए, ऑर्थो फॉर्म पैरा फॉर्म, और इसके बाद टेम्परेचर कंडीशन की बात की जाए। यहां देखिए टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ऑर्थोफॉर्म 75% मिलती है। कितने मिलती है, ऑर्थोफॉर्म 75%, पैराफॉर्म 25%। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हो 20 केल्विन, कितना हो, T is 20 केल्विन, और 253 डिग्री सेल्सियस विद माइनस साइन, इस प्रकार से हो। जी हाँ, ये होगा 20 केल्विन। 273 ऐड कीजिए, जी हाँ 20 केल्विन मिलता है। तो इसके बाद देखिए ऑर्थोफॉर्म की परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 0 मिलती है, पैराफॉर्म की परसेंटेज 100 मिलती है। यहां से क्या कंक्लूड कर पाएंगे, लो टेम्परेचर होगा तो पैराफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। स्पिन अपोजिट है, अपोजिट स्पिन हुई तो अट्रैक्शन होगी, आप जानते हैं। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हुआ, एनर्जी आपने इंक्रीज कर दी, ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये जो इक्विलिब्रियम है, ऑर्थो H2 एंड पैरा H2 का, ध्यान से देखिए पैरा H2 का किस प्रकार से टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, टेम्परेचर कम होगा, जैसे 20 केल्विन, तो ये यहां शिफ्टेड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो देखिए इस प्रकार से शिफ्टेड होगा, यहां शिफ्टेड होगा, ऑर्थोफॉर्म ज्यादा होगी। टेम्परेचर कम होगा, अपोजिट स्पिन है, अट्रैक्शन होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनर्जी इंक्रीज की, तो देखिए अपोजिट स्पिन नहीं रह पाएंगी। क्या होगा इस केस में, एनर्जी इंक्रीज हुई तो देखिए सेम स्पिन होंगी, तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में होगा शिफ्ट। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। ये क्या है, ये न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं। वी कैन ऑब्टेन 100% प्योर पैरा हाइड्रोजन। जी हाँ, 100% प्योर पैरा हाइड्रोजन बना सकते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, पैरा की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। 20 केल्विन पर 100% पैरा फॉर्म मिलती है, बट वी कैन नॉट ऑब्टेन प्योर ऑर्थोफॉर्म। ऐसा क्यों है, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑर्थोफॉर्म ज्यादा होगी, और इंक्रीज किया और ज्यादा, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर H2 डिसोसिएट हो जाएगा, यानी डिसोसिएट हुआ तो ऑर्थोफॉर्म की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हम 100% ऑर्थोफॉर्म नहीं बना पाए हैं, यानी 100% पैरा बन सकता है, ऑर्थो नहीं बन पाएगा। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन
different physical properties but they have same chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. किस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में इतना ही है. कभी वक्त मिला तो देखिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में किस प्रकार से वेरिएशन होगा इसकी बात जरूर की जाएगी. अभी जल्दी से आगे चलना है. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करनी है. फ्रॉम एसिड्स देखिए किस प्रकार से हम H2 गैस को इवोल्व कर पाएंगे. द मेटल्स which are placed above H2 in electrochemical series can react with dilute acid and they can liberate H2 gas. ध्यान से देखिए इस प्रकार से आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाए क्या होगा, H2SO4 डाइल्यूट के साथ. सुना होगा आपने, क्या होगा, रिएक्शन हो. तो ध्यान से देखिए FeSO4 फॉर्म होगा और H2 गैस इवोल्व होगी, डाई हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी. इसके बाद देखिए आयरन को HCl के साथ रिएक्ट किया जाए, डाइल्यूट HCl के साथ क्या फॉर्म होगा आप जानते हैं, FeCl2 फॉर्म होगा एंड H2 गैस इवोल्व होगी. इसके बाद देखिए ध्यान से देखिए सोडियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाए क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के केस में क्या होगा. ध्यान से देखिए इस प्रकार से HCl के साथ रिएक्ट करते हैं NaCl बनेगा, H2 गैस इवोल्व होगी. आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा. और जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन अगर करवाई जाए किसके साथ, HCl के साथ क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या होगा, सिल्वर के साथ. देखिए जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं इन केसेस में क्या होगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाए क्या होगा. ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं कुछ होगा क्या. यहां देखिए गोल्ड की रिएक्शन, प्लेटिनम की रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज में ये भी नीचे होंगे. डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होगा, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होगा, कुछ होगा क्या, ये रिएक्ट होंगे ही नहीं. जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं इनकी रिएक्टिविटी काफी कम है यानी H2 गैस डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी. नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. मेटल्स विच आर प्लेस्ड, मेटल्स विच आर प्लेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल्स विच आर प्लेस्ड below hydrogen in reactivity series, do not react with dilute acids, and do not evolve H2 गैस. आई होप आपने नोट किया होगा इस पॉइंट को. अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं तो देखिए इसके बाद आगे चलते हैं. अगर आपने मेथड नंबर 1 को अंडरस्टैंड किया है तो देखिए मेथड नंबर 2 आपके सामने है. बायल्क्लीज स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ इनको यूज करते हुए कैसे आप H2 गैस की प्रिपरेशन कर पाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओनली दोज मेटल्स हुज ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक can react with water soluble bases to liberate H2 gas. देखिए ऐसी मेटल्स कौन सी हैं जिनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक है. ध्यान से देखिए बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, क्रोमियम. ये देखिए NaOH के साथ रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म करते हैं और कुछ मेटलोइड्स भी NaOH के साथ रिएक्ट होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
क्या इवोल्व होगा? H2 गैस इवोल्व होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बेसिस के साथ कौन रिएक्ट होंगे? बेसिस के साथ ये सभी रिएक्ट होंगे। इसकी पूरी लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए, कौन कौन बेसिस के साथ रिएक्ट होंगे। जैसे बेरिलियम एल्यूमिनियम रिएक्ट होगा, वैसे ही बाकी भी रिएक्ट होंगे। बेरिलियम एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी देखी होगी। देखिए, बेरिलियम के साथ अगर रिएक्ट होता है NaOH तो क्या होगा? Na2BO2 फॉर्म होगा। Na2BO2 फॉर्म होगा। यहां देखिए, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +2 मिलता है, और कौन सी गैस इवोल्व होगी? इवोल्व होगी H2 गैस। ये देखिए, सोडियम बेरिलेट बना है। क्या बना है? सोडियम बेरिलेट। सोडियम बेरिलेट बनेगा। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। इसके बाद देखिए, जिंक के साथ NaOH रिएक्ट होगा, एल्कली रिएक्ट होगा, जिंकेट बनेगा। NaOH रिएक्ट होगा तो देखिए Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा। इस प्रकार से देखिए, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। चेक कीजिए, जी हां, जिंक का +2 ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। यहां देखिए, H2 गैस इवोल्व होगी। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर के साथ आप इनको याद कीजिए। इसके बाद देखिए, एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा? Al प्लस NaOH बेस रिएक्ट होगा। इसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। जी हां, Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट होगा, बेस के साथ भी रिएक्ट होगा। और ये मेटल देखिए, एसिड के साथ भी रिएक्ट होगी और बेस के साथ भी रिएक्ट होगी। क्या फॉर्म होगा? NaAlO2, सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट, ये फॉर्म होगा। यहां देखिए, H2 गैस इवोल्व होगी। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है। इसके बाद देखिए, टिन के साथ देखिए, लेड के साथ देखिए, ध्यान से देखिए, लेड के साथ NaOH की रिएक्शन क्या होगी? फॉर्म होगा Na2PbO3, H2 गैस इवोल्व होगी। और देखिए, टिन के साथ NaOH की रिएक्शन क्या फॉर्म होगा? Na2SnO3 फॉर्म होगा और H2 गैस इवोल्व होगी। Na2PbO3 ये क्या है? ये सोडियम प्लम्बेट है। क्या है? सोडियम प्लम्बेट। ये देखिए, Na2SnO3 ये क्या है? ये है सोडियम स्टेनेट। सोडियम स्टेनेट है ये, नोट कीजिए। यहां देखिए, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। यहां देखिए, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इस प्रकार से कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। और कौन सी गैस इवोल्व होगी? H2 गैस इवोल्व होगी। यह आपका होमवर्क है। क्रोमियम के साथ NaOH की रिएक्शन हो, क्या होगा? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? क्या होगा? यह आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जाकर ये कमेंट करते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। एक्चुअल आंसर को भी पोस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जरूर पोस्ट किया जाएगा। आपको देखिए, आंसर करना है, क्रोमियम के साथ NaOH रिएक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, मेथड 2 में इतना ही। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं वाटर को यूज करते हुए किस प्रकार से H2 गैस को इवोल्व किया जा सकता है। मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबोव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन इवोल्व H2 गैस फ्रॉम वाटर। यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए आप ये 3 कंडीशन याद रखेंगे। देखिए, कौन सी 3 कंडीशन? कोल्ड वाटर हुआ तो इसके साथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स की ही रिएक्शन की बात करनी है। हॉट वाटर हुआ तो रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट होंगी। स्टीम के साथ ऐसी मेटल्स रिएक्ट होंगी जिनकी रिएक्टिविटी कम है। लेस रिएक्टिव मेटल्स को स्टीम के साथ ही रिएक्ट करवाया जाएगा। जी हाँ, ताकि ज्यादा यील्ड H2 की मिल पाए। और रिएक्टिव मेटल्स को हॉट वाटर के साथ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होंगी। इनके साथ तो रिएक्ट हो ही जाएंगी। तो चलिए, इसके बाद जल्दी से 1 बाय 1 हमें केस स्टडी करनी होगी। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सी मेटल्स रिएक्ट होंगी। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल से देखिए ये मेटल्स रिएक्ट होंगे। लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम,
sodium are highly reactive metals. These are highly reactive metals. They can react with cold water. देखिए इस प्रकार से लिथियम, लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, ये मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होंगी, H2O कोल्ड के साथ रिएक्ट होंगी और H2 गैस इवोल्व होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। केस 2 देखिए, केस 2 हॉट वाटर के साथ टेम्परेचर देखिए, इससे पहले कोल्ड वाटर का टेम्परेचर देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 to 25 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आसानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएंगी। अब देखिए इसके बाद हॉट वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो स्टीम बन जाएगी। देखिए 25 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, ये मेटल्स रिएक्ट होंगी। देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, ये मेटल्स रिएक्ट होंगी हॉट वाटर के साथ, हॉट H2 के साथ, और H2 गैस इवोल्व होगी। इसके बाद देखिए स्टीम के साथ, यानी लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट होंगी। टेम्परेचर होगा मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिए, ये मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट होंगी, H2O स्टीम के साथ, और H2 गैस इवोल्व हो पाएगी। चलिए इसके बाद अगर आपने याद किया है कौन सी मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, कौन सी मेटल्स रिएक्टिव हैं, देखिए कौन सी मेटल्स रिएक्टिव हैं, तो आसानी के साथ आप देखिए बात कर सकते हैं। हॉट वाटर होगा, कोल्ड वाटर होगा, और स्टीम किस केस में यूज होगी? ये देखिए टाइप 2 था ये, जी हाँ ये टाइप 2 है जो आपने अंडरस्टैंड किया। ये कौन सा टाइप था? टाइप 2 था। टाइप 1 आप देख चुके हैं। देखिए कोल्ड वाटर के साथ ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट होंगी, ये टाइप 2 है। हॉट वाटर के साथ रिएक्टिव मेटल्स याद कीजिए कौन कौन सी रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये देखिए कौन कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट होंगी, ये आप नोट कर चुके हैं। तो लास्ट प्रिपरेशन देखिए, बाय यूजिंग आयनिक हाइड्राइड, अगर वाटर को आयनिक हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, whenever ionic hydride reacts with water then they form H2 गैस। देखिए इनकी रिएक्शन से H2 गैस मिलेगी। किस प्रकार से H2 गैस मिलेगी? ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आयनिक हाइड्राइड हमारे पास है CH2, ये एक फेमस हाइड्राइड है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिथ बोलते हैं। ये हाइड्रोलिथ पानी के साथ कैसे रिएक्ट होगा? देखिए कौन कौन से आयंस होंगे? कैल्शियम 2 प्लस H माइनस, हाइड्राइड आयन, इस प्रकार से आपको आयंस मिलते हैं। तो देखिए H2 के साथ H माइनस रिएक्ट होगा। कैसे रिएक्ट होगा? डेल्टा प्लस चार्ज है, इस H पर डेल्टा प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ H अटैच्ड है। तो देखिए H डेल्टा प्लस H माइनस, इनकी रिएक्शन से क्या इवोल्व होगी? H2 गैस। और फाइनली आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम 2 प्लस यहां से, और यहां से OH माइनस, यहां से देखिए OH माइनस मिलेगा आपको। ठीक है, H माइनस ने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा? देखिए H माइनस ने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहां से OH माइनस मिलेगा। कैल्शियम 2 प्लस OH माइनस, फॉर्मेशन होगी CaOH ट्वाइस की। आई होप आपने इसको किया होगा नोट। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, एक और होमवर्क देखिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम आपने सुना होगा, NaBH4। देखिए NaBH4 के साथ पानी की रिएक्शन हो तो क्या होगा? क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? P क्या होगा? ये तो आप जानते ही हैं। हाइड्राइड है तो H2 गैस इवोल्व होगी। जी हाँ, H2 गैस इवोल्व होगी। P क्या होगा? ये आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना होगा। इस प्रकार से हमने H2 गैस की प्रिपरेशन की बात की। जी हाँ, कुछ और कमर्शियल प्रिपरेशन की भी बात करनी होगी। कमर्शियल प्रिपरेशन के साथ हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, और काफी कुछ नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड हम कंप्लीट कर पाएंगे, यानी ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा।
और उसके बाद कुछ नहीं करना, आगे चलना है, एक और चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, काफी छोटा चैप्टर है हाइड्रोजन चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर पाएंगे। आज की इस मुलाकात में इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करते जाइए, भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। भूलना नहीं है, याद करना है, और ऐसे ही बने रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।